हेलो वेलकम बैक एवरीवन। आज हम BPAS 186 की यूनिट 2 पर चर्चा करने जा रहे हैं। यूनिट 2 का नाम है समय प्रबंधन को समझना। यूनिट 1 की वीडियो मैंने पहले अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसको देख सकते हैं। सो वीडियो को देर ना करते हुए हम अपना शुरू करते हैं। सबसे पहले जीवन में सफलता पाने के लिए समय प्रबंधन का महत्व होता है। ठीक है, समय प्रबंधन को समझना। इस इकाई में हम क्या समझेंगे कि समय प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, उसकी क्या क्या तकनीकें हैं, परिभाषा देखेंगे, किस थिंकर ने क्या परिभाषा दी है। तो फर्स्ट सबसे पहले हम ये जान लेते हैं समय प्रबंधन जो है सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, जीवन में सभी पहलुओं में सफल होने के लिए समय को समझना और समय की इम्पोर्टेंस जानना बहुत ज़रूरी है। तो समय प्रबंधन होता क्या है? समय का सर्वोत्तम उपयोग समय प्रबंधन कहलाता है। किसी कार्य को प्रभावी तरीके से समय पर पूरा करना, यानी कि समय सीमा के अंदर अंदर उसका प्रबंधन करना समय प्रबंधन कहलाता है। ओके, रोवन सर ने क्या बोला है इसके बारे में हम उनके बारे में जान लेते हैं। सर रोवन के अनुसार आपका समय प्रबंधन आपके कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है, जिससे आप कम समय में ज़्यादा हासिल कर सकते हैं और काम पूरा होने की स्थिति के आनंद महसूस कर सकते हैं। चाहे आप सरकार उद्योग जितना बेहतर समय प्रबंधन होगा उतना ही। ओके, तो सर रोवन सर ने क्या बोला है कि आपका समय प्रबंधन क्या है, आपके कंप्यूटर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर काम करता है कि मैनेज करके, मतलब उसको पता होता है कि उसको क्या करना है। ओके, जिससे क्या होता है, अगर हम इस तरह काम करेंगे तो हमें जीवन में सफलता हासिल होगी और काम पूरा जब हमारा जल्दी हो जाएगा ऑब्वियसली टाइम के अंदर, समय सीमा के अंदर, तो हमें एक आनंद महसूस होगा। तो हम समय प्रबंधन का उपयोग करके वो आनंद महसूस कर सकते हैं और अपने जीवन में अधिक सफलता पा सकते हैं। सर फर्नर ने क्या बोला है, समय के साथ संसाधनों का कुशल उपयोग जिससे महत्वपूर्ण व्यक्ति लक्ष्यों को प्राप्त हो सकता है। ओके, तो क्या है, समय के साथ साथ जो हमारे संसाधन हैं, संसाधनों को भी हमें उपयोग करना आना चाहिए। उससे व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। और उन्होंने कहा है कि समय प्रबंधन का विश्लेषण योजना, पुनः विश्लेषण और पुनर्नियोजन की एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो समय प्रबंधन के अंदर कुछ स्टेप्स है। सबसे पहले क्या होता है, उन्होंने कहा कि समय प्रबंधन एक विश्लेषण है, यानी कि पहले हम उसको अपने लेवल पे देखते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, फिर उसका समय प्रबंधन के लिए एक योजना बनाते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, टू डू लिस्ट बनाते हैं कि समय प्रबंधन के अनुसार कि हमें पहले कौन कौन से करना है, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा, देन उसके बाद कौन सा करना है। और हम उसकी इंपॉर्टेंस पर भी ध्यान रखते हैं कि हमारा पहला काम कौन सा इंपॉर्टेंस है, तो हम उसको पहले प्रायोरिटी देंगे। फिर उसके बाद पुण्य विश्लेषण करना, यानी कि उसको दोबारा से एक बार देखना कि हमने जो समय प्रबंधन बनाया क्या वो सही है। और पुनर्नियोजन की एक सतत चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि दोबारा से योजना बनाना। बिना किसी तनाव के व्यक्ति व व्यावसायिक जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए समय प्रबंधन व उसकी सख्ती का पालन करना होगा। तो बिना किसी तनाव के हमें, अगर व्यक्ति जो है समय प्रबंधन का पालन करेगा तो उसको एक सफलता हासिल हो सकती है। तो उसको एक उसका संतुलन भी बना रहेगा व्यावसायिक जीवन में और उसके पर्सनल लाइफ में। तो यह है समय प्रबंधन। तो टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, व्यक्ति को एक तो सशक्त बनाता है। टाइम मैनेजमेंट से एक इंसान ज़्यादा कैपेबल होता है और ज़्यादा अच्छा वो फील कर सकता है, क्योंकि उसका जब टाइम पे काम पूरा हो जाएगा तो उसको स्ट्रेस नहीं होगा, उसको तनाव नहीं होगा। तो उसकी दोनों प्रोफेशनल लाइफ और उसकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें एक संतुलन, बैलेंस रहेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है समय प्रबंधन में क्या क्या शामिल हो सकता है। तो समय प्रबंधन में क्या क्या शामिल किया जा सकता है, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, हम उसको देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है समय प्रबंधन की प्रभावी योजना। तो सबसे पहले हमें समय प्रबंधन करना है तो सबसे पहले हमें प्रभावी योजना बनानी ज़रूरी है। ओके, एक व्यक्ति को योजना बनाने व लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए टू डू लिस्ट बनाना आवश्यक है। प्रत्येक कार्य के लिए समय का आवंटन, कार्यों को उनके महत्व के आधार पर प्राथमिकता देनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को, जैसे कि हमने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा था, सबसे पहले हमें समय प्रबंधन को एक प्रभावी ढंग से बनाना चाहिए। उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम टू डू लिस्ट बनाते हैं, फिर प्राथमिकता के आधार पर कार्यों को रखते हैं।
सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सर्वोच्चतम प्राथमिकता कार्य उसको देते हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो काम और हैं उनके महत्वपूर्ण, उसको हम प्रायोरिटी देते हैं। ओके। कार्यों को अनुशासन के साथ करना बहुत ज़रूरी है। जब तक पहला कार्य समाप्त ना हो जाए तब तक हमें दूसरे कार्यों को शुरू नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमें स्ट्रेस ना हो, किसी भी प्रकार का तनाव ना हो। ओके, तो हमें इस तरह लाइन वाइज काम करना चाहिए। ये नहीं कि हमने इधर भी एक काम करे, इधर भी एक काम करे, तो हमें डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, एक भी काम पूरा ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो सेकंड पॉइंट आता है यहाँ पे, कार्यों को महत्व के आधार पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसमें भी वही बात है, जो इम्पोर्टेंट है उसको हम पहले रखेंगे, देन जो कम इम्पोर्टेंट है तो उसको हम बाद में करेंगे। पढ़ लेते हैं इसमें क्या बताया गया। नियोजित दिन के लिए कार्यों को उनके महत्व के आधार पर प्राथमिकता देनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण कार्य को पहले लिखना चाहिए और अथवा करना चाहिए। तो किसी भी एक दिन के लिए जब हम कोई टू डू लिस्ट बना रहे हैं तो हमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट काम को पहले रखें एंड देन उसके बाद अदर काम को। फिर थर्ड पॉइंट है, टीम के सदस्यों के बीच जिम्मेदारियों का प्रात्यायोजन। जैसे कि अगर कोई पर्सन कहीं पे जॉब कर रहा है, जो अपने वो टीम वर्क करता है। ओके, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले उसको टीम के सदस्यों के बीच काम को, जिम्मेदारियों को बांट देना चाहिए। एक टीम में प्रभावी समय प्रबंधन के लिए समूह के नेता को कर्मचारियों की क्षमता और विशेषज्ञता के अनुसार भूमिकाओं का, जिम्मेदारियों को सौंपना चाहिए। तो इस पॉइंट में हम ये पढ़ रहे हैं कि जैसे कोई पर्सन कहीं पर किसी कंपनी में टीम वर्क कर रहा है तो उसके टीम लीडर को ध्यान रखना चाहिए। जैसे एक टीम होती है, उसमें 8-10 मेंबर होते हैं, तो उसका एक टीम लीडर होगा, उसके टीम लीडर को ध्यान रखना चाहिए कि उसके जो टीम मेंबर्स हैं उसमें किसकी क्या विशेषज्ञता है, यानी कि किसकी स्पेशलाइजेशन क्या है, और उसके अनुसार ही उसको उनकी क्षमताओं के अनुसार उनके कार्यों को दे जाना चाहिए, उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को सौंपना चाहिए। एक कर्मचारी को नहीं कहना भी आना चाहिए। जैसे कोई पर्सन है तो उसको नहीं भी कहना आना चाहिए। लाइक कोई पर्सन अपने टीम में काम करता है, मतलब एक टीम है उसकी, वो टीम में काम करता है, तो उसको अगर जो उसका टीम लीडर है उसने कोई काम सौंप दिया और उसको पता है कि मैं उतने टाइम में नहीं कर पाऊँगा, तो वो कई बार क्या होता है, कोई पर्सन नहीं कह पाता, मतलब वो ना नहीं कह पाता। तो इसलिए यहाँ पे ये बताया गया कि किसी कर्मचारी को नहीं कहना भी आना चाहिए, जिससे कि समय के अनुसार वो काम हो सके और उसका जो टीम लीडर है वो काम किसी और को सौंप दे जो वो कर पाएगा। तो इससे समय प्रबंधन कुशल हो पाएगा। नहीं कहना भी सीखना चाहिए, ताकि वह उस अतिरिक्त काम को निर्धारित समय सीमा के अंदर नहीं कर सकता, उसको मुश्किल और उसके लिए ना कर सके, ताकि समूह के नेता उस कार्य को किसी और कर्मचारी के लिए सोच सके। तो यही वही बात है जो मैंने समझाया। जैसे कि कोई पर्सन को उस टाइम से ज़्यादा काम दिया जा रहा है, तो उसे लगता है मैं इस टाइम लिमिट में ये काम नहीं कर पाऊँगा, तो उसे जब ही बता देना चाहिए कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा अपने टीम लीडर को। तो इससे क्या होगा, उसका टीम लीडर कन्फ्यूज़ नहीं होगा और किसी दूसरे मेंबर को वो काम सौंप देगा। इससे पूरा बैलेंस बना रहेगा और टीम का संतुलन भी ख़राब नहीं होगा। नेक्स्ट है, सफलता प्राप्त करने हेतु लक्ष्य निर्धारित करना। तो सफलता प्राप्त करने के लिए हमें लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। समूह के नेता को ऐसे लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए जिनको प्राप्त किया जा सके, अथवा उनका कार्य अर्थ निकलना चाहिए, उनके कार्यों का अर्थ निकलना चाहिए। वह अन्य समूह के सदस्यों को भी शामिल करना चाहिए। तो इसमें ये बताया गया, जैसे कोई टीम लीडर है उसको ऐसे लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, यानी कि ऐसे गोल्स बनाने चाहिए जो कि अचीवेबल हो। इट मीन्स, जैसे कोई कभी हम क्या करते हैं, कुछ हमें लगता है कि हमें कुछ काम करना है, तो हम क्या करते हैं, हमें उस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि हम क्या इसको अचीव कर लेंगे इतने टाइम में। अगर हमें लगता है कि इस टाइम के अकॉर्डिंग ये काम नहीं हो जाना चाहिए, तो हमें उसके लक्ष्यों को, उसके गोल्स को थोड़ा सा छोटा करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे एक टीम लीडर का क्या कर्तव्य होता है कि वो जो काम जिसको मतलब प्राप्त किया जा सकता है, उस तरह के लक्ष्य ही निर्धारित करे जिनको प्राप्त किया जा सके। उससे क्या होगा, अगर वो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो उससे डीमोटिवेशन होगा, जिससे कि बहुत सारी डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो हमें ऐसे लक्ष्य बनाना चाहिए जो प्राप्त करने लायक हो। ओके, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय सीमा निर्धारण करना चाहिए। निर्धारण समय सीमा के भीतर कार्यों को पूरा करना व उसके उद्देश्यों के लिए टीम लीडर न केवल समय सीमा निर्धारित करता है, बल्कि अन्य कर्मचारियों को भी समय से पहले काम पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। तो एक टीम लीडर का क्या कर्तव्य होता है, पहले तो वो निर्धारित समय में कार्यों को रखता है, कि इस मतलब उद्देश्यों को रखता है कि टीम लीडर कि इतने टाइम में हमारे पास ये काम हो जाना चाहिए, हमें ये गोल अचीव कर लेना है। और
वो क्या करता है, अन्य जो उसके मेंबर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, उनको भी समय पर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो कर्मचारी हैं अदर्स। तो ये एक टीम लीडर का कर्तव्य है कि समय सीमा के अंदर लोगों को कार्य करने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित करे। आवंटित समय में कार्यों को पूरा करने हेतु सुनिश्चित करने के लिए निगरानी। तो किसी भी समय के अंदर कार्यों को पूरा करने के लिए उसको निगरानी भी रखना पड़ेगा कि उसके टीम मेंबर सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो टीम लीडर ये सुनिश्चित करता है कि कार्यों को उनके समय में पूरा किया जाए। कार्यों को जल्दी जल्दी करना आवश्यक है। तो एक टीम लीडर क्या करता है कि वो ये भी सुनिश्चित करता है कि कार्यों को उसके टाइम के अंदर, उसका जो टाइम लिमिट बनाई गई है उसके अंदर उसको पूरा किया जाए। और वो निगरानी करता है कि जो उसके कर्मचारी हैं, उसके मेंबर्स हैं, टीम मेंबर्स, तो वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। समय प्रबंधन एक संसाधन के रूप में लक्ष्यों को प्राप्त करने, संतुलित जीवन जीने और समय सीमा के कार्यों को पूरा करने, तनाव को कम करने, उत्पादकता और कार्य क्षमता को बढ़ाने, महत्वपूर्ण व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत सारी चीज़ों के लिए हेल्पफुल है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। एक तो उत्पादकता बढ़ती है, कार्य क्षमता बढ़ती है और महत्वपूर्ण व्यक्तिगत व्यावसायिक लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं, और एक इंसान के लाइफ में हैप्पीनेस आ जाती है। ओके। और उसके मतलब लाइफ स्टाइल चेंज होता है, उसको एक सेटिस्फैक्शन रहती है जब कोई इंसान समय सीमा के अंदर कोई काम पूरा कर लेगा। तो इसलिए समय निर्धारण, समय प्रबंधन बहुत इम्पॉर्टेंट है। समय प्रबंधन का महत्व है, वो भी पढ़ लेते हैं कि इसके महत्व क्या है समय प्रबंधन के। ये तो स्पष्ट है कि समय प्रबंधन एक महत्वपूर्ण साधन है। ये हम सब जानते हैं कि समय प्रबंधन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक महत्वपूर्ण साधन है जिससे सफलता प्राप्त करने में मदद मिलती है। समय प्रबंधन का पालन करके व्यक्ति अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है, अवसरों का आयोजन कर सकता है, बेहतर व्यावसायिक प्रतिष्ठा विकसित कर सकते हैं, उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, संतुलित जीवन जी सकते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया कि समय का प्रबंधन के महत्व क्या है। एक तो वही जो मैंने ऊपर बताया, समय प्रबंधन का पालन से व्यक्ति अधिक सफलता, मतलब जल्दी उसको सक्सेस मिल जाएगी, एक तो ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है ईजिली। और उसके मतलब बैलेंस, एक तो संतुलित जीवन होगा, बैलेंस होगा उसके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ जो होगी, और उसकी उत्पादकता बढ़ेगी। यानी कि उत्पादकता क्या होती है? उत्पादकता ये होती है कि किसी समय सीमा के अंदर कोई कर्मचारी कितना काम कर सकता है। ओके, ये उत्पादकता होती है। तो ये इसके आगे पढ़ते हैं हम। व्यक्ति को व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। एक व्यक्ति समय प्रबंधन का प्रयोग करके खुद को अपडेट कर सकता है, यानी कि वो समय प्रबंधन का प्रयोग करके कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकता है अपने लिए, जिससे कि वो अपने आप को अपडेट कर सके कि आसपास चल भी क्या रहा है। खाली समय का उपयोग कर सकता है, अन्य कार्यों के लिए भी उपयोग कर सकता है। जैसे कि वो खाली समय बचा लेता है, जब उसका टाइम मैनेजमेंट होगा तो ऑब्वियसली वो टाइम पे काम कर लेगा, टाइम पे काम करेगा तो उसके कुछ टाइम बचेगा, जिससे कि वो सोशल मीडिया का यूज़ करके अपने आप को अपडेट कर सकता है या अपने आप को रिजुविनेट कर सकता है, आजीविका को बढ़ा सकता है, या एक से ज़्यादा सेकंड अर्निंग के सोर्स देख सकता है। वो जब होता है ना, जब हमारे पास कोई वर्क करने का टाइम बचता है तो हम कुछ करते हैं कि हमारे पास कुछ और भी साधन हो आजीविका को चलाने के लिए। समय प्रबंधन का प्रयोग करके कोई व्यक्ति सफलता के शिखर तक आसानी से पहुंच सकता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि टाइम मैनेजमेंट करके कोई भी ईजिली सक्सेस पा सकता है, वह एक अनुशासित बन सकता है। यानी कि जब कोई इंसान जिस इंसान को समय प्रबंधन करना आ गया, टाइम मैनेजमेंट करना आ गया, तो वो एक अनुशासित बन गया। ठीक है, एक उसकी लाइफ में अनुशासन आ गया, क्योंकि उसे पता है कि उसे इतने बजे उठना है, इतने बजे उसको ये काम करना है, इतने बजे उसको डिनर करना है, इतने बजे उसको वॉक करना है, इतने बजे उसको स्टडीज़ करना है, इतने बजे उसको वर्क करना है। तो उसको पता होता है, तो एक उसके जीवन में अनुशासन आ जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और सक्सेस मिल जाती है। दो तो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं ही, वैसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है समय प्रबंधन के, जो कि हम अपने रेगुलर लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट इतना अच्छा है कि अगर हम इसको पढ़ें और इसको समझें तो हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो सकता है, हम अपने लाइफ में इसको अप्लाई करें। ओके। समय अपव्यय करने के परिणाम और समय प्रबंधन के लाभ। तो दो चीज़ें हमने अभी पढ़ी, अभी हमने पढ़ा समय प्रबंधन, अब हम ये पढ़ेंगे समय अपव्यय। समय अपव्यय पहले बता देती हूँ होता क्या है। अपव्यय यानी कि समय को वेस्ट करना। ओके, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे समय अपव्यय
करने के परिणाम और समय प्रबंधन के लाभ। समय का कम उपयोग, दोषपूर्ण उपयोग व गलत उपयोग समय अपव्यय के अंतर्गत शामिल होता है। यानी कि समय का गलत इस्तेमाल करना या कुछ दोषपूर्ण उपयोग करना या समय का अपव्यय करना या गलत चीज़ों के में टाइम स्पेंड करना, ये क्या कहलाता है? समय अपव्यय। अपने कार्य से हटकर किसी कार्य को समय व्यर्थ करना समय अपव्यय है। इससे लक्ष्यों का नकारात्मक परिणाम पड़ता है और समय प्रबंधन के अनुसार कार्य नहीं पता। ओके, तो यहाँ पे ये है कि असल में समय अपव्यय होता क्या है। सबसे पहले हमें ये जान लिया कि समय अपव्यय समय का गलत इस्तेमाल करना या समय को वेस्ट करना या अपने टाइम को किसी गलत चीज़ों के लिए उपयोग करना, तो ये समय अपव्यय कहलाएगा। नेक्स्ट हमने ये भी पढ़ा यहाँ पे कि अपने कार्यों से हटकर, जैसे कि कोई पर्सन किस स्टडीज़ कर रहा है, लाइक उसका प्रोफेशन भी स्टडीज़ है और वो कुछ टाइम वेस्टिंग जैसे सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर रहा है, ज़्यादा सा टाइम स्पेंड कर रहा है। थोड़ा बहुत तो टाइम चलता है अपने आप को रिजुनेट करने के लिए, बट हमें सोशल मीडिया पे जब हम टाइम देते हैं तो हमें इस तरह टाइम देना चाहिए ताकि हमें उससे भी कुछ नॉलेज भी हासिल हो और हम अपने आप को भी प्रिपेयर कर सकें दोबारा स्टडीज़ करने के लिए। तो ये हमें समय अपव्यय नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमारे नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। लाइक कोई पर्सन स्टडीज़ के बीच में 10 मिनट का ब्रेक ले रहता है, तो वो उसके बीच में सोशल मीडिया चलाने लग जाता है, तो उसको पता ही नहीं चलता कि उसमें 1 घंटे 2 घंटे कब हो गए। तो उसके लक्ष्यों पर नकारात्मक परिणाम तो ऐसे ही पड़ेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी बहुत सारे ऐसे नकारात्मक परिणाम पड़ते हैं। तो इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक वैज्ञानिक के लिए नृत्य करना समय का अपव्यय होगा, परंतु नृत्यक के लिए नृत्य समय अपव्यय नहीं होगा। तो यहाँ पे एक अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है कि लाइक कोई साइंटिस्ट है, अब उसकी लाइन क्या है कि उसको साइंस की फील्ड में रिसर्च करनी है, बट वो डांस में ज़्यादा टाइम, थोड़ा बहुत तो ठीक है, बट वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डांस में स्पेंड करता है, तो वो उसके लिए क्या कहलाएगा? वो उसके लिए समय का अपव्यय कहलाएगा। और बट कोई डांसर ही है, जैसे नृत्यक है, तो उसके लिए नृत्य क्या टाइम का अपव्यय कहलाएगा? नहीं, क्योंकि उसका तो प्रोफेशन वही है, तो ये इसके लिए नहीं कहलाएगा। तो समय का अपव्यय कोई चीज़ सबके लिए अलग अलग हो सकती है। निम्नलिखित स्थितियों में समय व्यर्थ माना जाता है। निम्नलिखित स्थितियाँ ये हैं जिसमें कि समय टाइम वेस्ट माना जाता है। जब उत्पादकता सामान्य मानकों से कम हो, यानी कि जब उत्पादकता, जैसे कि कोई पर्सन है, मतलब सबको पता है कि नॉर्मल उत्पादकता या कैपेसिटी 4 पेज लिखने की आधा घंटा होना चाहिए, और कोई पर्सन उन्हीं 4 पेज को लिखने में 3-4 घंटे लगा, तो ये क्या कहलाएगा? समय अपव्यय कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये बताया गया कि उत्पादकता जो है सामान्य मानकों से जब कम हो जाए तो ये क्या कहलाएगी? समय अपव्यय कहलाएगा। किसी समय में होने वाला लाभ अनुमान से कम हो, यानी कि पता है कि इतने समय में इतना लाभ होगा और वो अनुमान से अगर कम लाभ हो तो वो क्या है? समय अपव्यय का ही एक एग्जाम्पल होगा। संतुष्टि अपेक्षा से कम हो, यानी कि सेटिस्फेक्शन ना हो, जितनी हमें अपेक्षा थी उतनी सेटिस्फेक्शन ना हो, तो ये भी समय पे टाइम वेस्ट कहलाएगा। सद्भावना की कमी। समय का अपव्यय करने के परिणाम। समय के अपव्यय करने के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? वैसे तो सभी जानते हैं कि समय का अपव्यय करने के बुरे ही परिणाम होंगे, कोई अच्छे तो परिणाम होंगे नहीं। ओके, तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं। समय अपव्यय करने या समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन ना करने के बुरे परिणाम हो सकते हैं। तो समय को गलत तरीके से इस्तेमाल करना या समय को वेस्ट करना, तो इसके बुरे परिणाम हो सकते हैं। व्यक्ति समय सीमा में चूक जाता है जिससे उत्पादकता और प्रतिष्ठा प्रभावित होती है। तो इसमें ये बताया गया है कि व्यक्ति जो है, कोई भी पर्सन समय सीमा में थोड़ा चूक जाता है, तो उससे क्या होता है? उसकी उत्पादकता एक तो प्रभावित होती है और उसकी प्रतिष्ठा भी प्रभावित होती है। उत्पादकता हम जानते हैं कैपेसिटी, प्रतिष्ठा यानी कि एक उसकी इमेज होती है, वो भी ख़राब होती है। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है अपर्याप्त व्यावसायिक प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य और आजीविका को प्रभावित करना। तो ये सब कारण क्या है? समय अपव्यय करने के परिणाम हैं।
समय अपव्यय करने से क्या-क्या हो सकता है? एक तो उसकी उत्पादकता प्रभावित हो सकती है, उसकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है और उसके स्वास्थ्य और आजीविका भी प्रभावित हो सकती है। उसकी व्यावसायिक प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है। ये उच्च स्तर के तनाव का कारण बन सकता है, यानी कि कोई इंसान ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है तो उसको एक स्ट्रेस हो सकता है। मतलब जब तक वो टाइम वेस्ट करता है जब तक तो ठीक है, जब ऐसा होता है ना, कई बार हम ज़्यादा सोशल मीडिया पे लग जाते हैं, फिर हमें जब पता चलता है 2-3 घंटे बाद, हम अपने आप में एक टेंशन सी, तनाव महसूस करने लगते हैं, तो ये जो है तनाव का कारण भी बन जाता है। तो ये जब समझ सकते हो कि जब ये बहुत एक्सट्रीम लेवल का समय आप पे हो जाएगा तो उसको कितना हद तक स्ट्रेस हो सकता है। नेक्स्ट है जो स्वास्थ्य, नौकरी और निष्पादन और रिश्तों की प्रभावित कर सकता है। तो समय आप पे इन चीज़ों को भी प्रभावित कर सकता है। अकुशल कार्य प्रवाह उत्पादकता को प्रभावित करना, गुणवत्ता में खराबी का कारण भी उत्पादक शक्ति प्रभावित होती है। यानी कि गुणवत्ता की जब जो काम कोई पर्सन कर रहा है उसकी गुणवत्ता कम होगी तो उसके कारण भी उत्पादन शक्ति प्रभावित होती है। परिवार के साथ कम गुणवत्तापूर्ण समय बिताने से रिश्तों के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। परिवार के साथ जब हम कम टाइम गुजारते हैं तो उसके साथ क्या होता है, हमारे जो रिश्ते हैं उनमें बुरा प्रभाव या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आजकल के टाइम में लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं जिससे कि रिश्तों में बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है समय, जो हमने पढ़ा समय अपव्यय का, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है समय प्रबंधन के निम्नलिखित लाभ हैं। अब हमने इसकी तो पहले तो इसके परिणाम पढ़ लिए जिससे जो कि सब हानि ही थे ऑब्वियसली। अब यहाँ पे समय प्रबंधन के लाभ पढ़ेंगे। समय अपव्यय की तो हानि होती है, समय प्रबंधन की क्या-क्या लाभ है, कोई पर्सन समय प्रबंधन करके क्या-क्या चीज़ अचीव कर सकता है, क्या-क्या उसको फ़ायदे हो सकते हैं। तो इसमें का पॉइंट है समय पालन और अनुशासन की आदत विकसित होती है। तो सिंपल सी बात है, कॉमन सा पॉइंट है कि जब कोई पर्सन समय प्रबंधन करेगा तो उसको उसका अनुशासन विकसित होगा। ओके। व्यक्ति समय का विवेकपूर्ण उपयोग करना सीख जाते हैं। व्यक्ति टू डू लिस्ट तैयार करके समय सारणी के अनुसार कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करता है। व्यक्ति निर्धारित समय पर कार्यों को पाबंदी और अनुशासन के साथ करने की आदत विकसित करता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि कोई पर्सन टू डू लिस्ट बनाता है और उसकी समय सारणी तैयार करता है और उसको प्राथमिकता के आधार पर काम करता है तो वो एक अनुशासित व्यक्ति हो जाता है, उसकी अनुशासन विकसित होता है और वो एक मतलब समय को पाबंदी से काम करने लगता है तो ऑब्वियसली उसका अनुशासन अपने आप ही विकसित होते चले जाता है। खा पॉइंट है इसका, आत्मविश्वास उत्पन्न होता है और एक व्यक्ति के मनोबल में वृद्धि होती है। जब कोई पर्सन समय प्रबंधन को अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में अप्लाई करेगा ना, तो उसका एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंट डेवलप होगा और उसका मनोबल अपना एक जो होता है ना कॉन्फिडेंट, कि उसे लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो उसका ये चीज़, दोनों चीज़ विकसित होगी। व्यक्ति निर्धारित समय सीमा के भीतर दिए गए कार्यों को कुशलता से पूरा करता है तो उसे साथियों के बीच लोकप्रियता मिलती है। ऐसे व्यक्ति अपने लिए खास जगह बना लेते हैं और हर जगह आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं जिससे उसका आत्मविश्वास, मनोबल होता है। जब कोई पर्सन कुशलता के साथ काम करेगा तो ऑब्वियसली उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी, उसका जो लोगों के लिए उसका अट्रैक्शन है वो भी बढ़ जाएगा और उसका आत्मविश्वास ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली और उसका मनोबल भी बढ़ता जाएगा। यानी कि इससे पॉजिटिव फ़ायदे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है महत्वपूर्ण कार्यों की प्राथमिकता सुनिश्चित करने हेतु प्रोत्साहन। समय प्रबंधन की तकनीक एक व्यक्ति को कार्यस्थल पर और व्यक्तिगत जीवन में कार्यों को प्राथमिकता देने में सक्षम बनाती है। महत्वपूर्ण कार्यों को समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए महत्वहीन कार्यों और मार्ग में आने वाली हर बाधा को ना कहना होता है। तो समय प्रबंधन जो है एक ऐसी तकनीक है जिससे क्या होता है, कोई पर्सन प्राथमिकता के अनुसार प्राथमिकता देता है मतलब कार्यों को, और फिर उसके अनुसार कार्यों को करता है और उसको मतलब एक काम को पूरा करने के लिए सक्षम बनाती है। महत्वपूर्ण कार्यों को समय सीमा के भीतर करने के लिए वो क्या करता है, जिसको जो इम्पोर्टेंस नहीं है, महत्वहीन कार्य हैं उसको ठुकरा देता है और जो बाधाएं हैं उसके रास्ते में आती है, ऑब्स्टेकल्स, उसको भी वो ना कहना जानता है। बहुत सोशल मीडिया वगैरह और प्ले वगैरह बहुत सारे, जैसे बच्चे हैं तो उसके लिए गेमिंग है और बड़े भी है उनको भी कोई बार गेम पसंद होता है, तो उस तरह के। तो संगठनात्मक कौशल विकसित करना, समय प्रबंधन के कारण एक व्यक्ति अधिक संगठित होता है। उदाहरण के लिए वह अक्सर प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं जैसे दस्तावेज, फोल्डर आदि को उचित स्थान पर रखता है।
जिससे समय और ऊर्जा बचती है। तो समय प्रबंधन के कारण क्या करता है कोई व्यक्ति संगठित होता है। उदाहरण के लिए कोई पर्सन समय प्रबंधन को फॉलो करता है तो वो क्या करेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स को जगह पर रखेगा, जिससे कि आगे जब उसको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़े, दस्तावेज़ों की पड़े, फ़ोल्डर की पड़े, तो उसको ढूँढना ना पड़े, बल्कि उसको ईज़िली मिल जाए, जिससे कि उसका समय बचे। और समय प्रबंधन यही कहलाता है, जिससे कि समय की ऊर्जा बचता है। तो ये सब क्यों होता है? ये सब होता है समय प्रबंधन के एक अच्छे कौशल की वजह से, संगठनात्मक कौशल विकसित होता है उसका। इस प्रकार समय प्रबंधन व्यक्ति को ध्यान, उत्पादकता, दक्षता वृद्धि करता है। तो इस तरह ही क्या करता है, समय प्रबंधन व्यक्ति का जो ध्यान है, उसका कंसंट्रेशन है, उसकी दक्षता है, उसकी एबिलिटी, कैपेसिटी जो है, उन सबको इम्प्रूव करता है। तो ऑब्वियसली समय प्रबंधन के तो पॉजिटिव बहुत सारे फ़ायदे हैं, यानी कि सब कुछ पॉजिटिव ही है, नुकसान तो कुछ है ही नहीं। वह अपने कार्यस्थल, बैठक आदि को साफ और व्यवस्थित रखते हैं, वह संगठनात्मक कौशल विकसित करते हैं। तो कोई पर्सन क्या होता है जो समय प्रबंधन करता है और एक सुव्यवस्थित ढंग से रहता है, तो वो क्या करता है, अपना जैसे स्टडी टेबल है, कोई पर्सन स्टडी करता है या वर्क करता है, तो वो उसको एकदम सही तरीके से रखता है, साफ सफाई से रखता है। तो एक सुव्यवस्थित ढंग से उसको अच्छा काम करने में भी इंटरेस्ट आता है। जब कोई पर्सन, जैसे कि आप लोग स्टडी करने बैठोगे तो टेबल पे सिर्फ स्टडी की बुक्स रखो, इधर उधर की फालतू की बुक्स रखोगे या जिसको बाद में स्टडी करना है, तो उससे डिस्ट्रैक्शन होगा और कंसंट्रेशन में भी थोड़ी वीकनेस आएगी। तो इसलिए समय प्रबंधन का कोई पर्सन जो फॉलो करता होगा तो वो अपने कार्यस्थल को भी सुव्यवस्थित ढंग से साफ सुथरा रखता होगा। नेक्स्ट है पूर्वानुमान और योजना कौशल में उन्नयन। तो क्या होता है, कोई पर्सन जब समय प्रबंधन करने लगता है तो उसको पूर्वानुमान और योजना कौशल बहुत ज़्यादा विकसित हो जाता है। समय प्रबंधन बेहतर योजना और पूर्वानुमान को योगदान देता है। समय प्रबंधन क्या करता है, बेहतर योजना और पूर्वानुमान, यानी कि कोई उसका होने से पहले काम का अनुमान लगा लेता है। वो अपने काम को लेकर बहुत कंसर्न होते हैं जो लोग पूर्वानुमान लगा लेते हैं। आजीविका की योजना बनाने वाले व्यक्ति सटीक जानते हैं कि अब से 5 वर्ष बाद वह कहाँ होंगे। तो क्या होता है, जो पर्सन आजीविका, जो लोग बहुत ज़्यादा अपने काम को लेके कंसर्न होते हैं और समय प्रबंधन का अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, तो वो अपने करियर का पता लगा लेते हैं कि वो आज से 5 साल बाद कहाँ होंगे और उनको कहाँ होना चाहिए, जो उस रास्ते पे सक्सेस पाने के लिए उनको कौन सा ट्रैक फॉलो करना चाहिए। तो समय प्रबंधन से एक इंसान के अंदर ये एबिलिटी भी विकसित होती है। तो यदि कोई व्यक्ति भविष्य के बारे में पूर्वानुमान कर सकता है तो वह भविष्य की चुनौतियों का अनुमान लगा सकता है और समाधान खोज सकता है। यानी कि कोई पर्सन जिसके अंदर ये क्वालिटी डेवलप हो गई, तो वो समय को जब लगा लेता है कि मैं आज से 5 साल बाद कहाँ होऊंगा, तो वो अपनी कंडीशंस भी देख लेता है उस टाइम, और वो आने वाले चुनौतियों का भी सोच सकता है कि हाँ, जब मैं ऐसे डायरेक्शन में जाऊँगा, जब मैं ये करूँगा तो मेरे पास ये सारी चुनौतियाँ भी आ सकती है। तो ऑब्वियसली वो कोई समाधान भी सोच लेता है। तो इससे क्या होता है, उसके सक्सेस के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो ये समय प्रबंधन के साथ कोई पर्सन कर सकता है, तो वह कार्य करने को सुधार कर सकता है, जिससे उसकी दक्षता, उत्पादकता और वृद्धि होगी। जिससे क्या होगा, उसकी दक्षता और उत्पादकता दोनों ही वृद्धि होगी। फिर अगला है कम से कम समय के भीतर लक्ष्यों को प्राप्त करना। यानी कि कम टाइम में लक्ष्यों को प्राप्त करना। वह व्यक्ति जो नियोजित कार्य सूची के अनुसार सख्ती से काम करते हैं, यानी कि कोई किसी पर्सन होता है जिसको कार्य सूची होती है, जो वो उस कार्य को एकदम उस सूची के अकॉर्डिंग बिल्कुल टाइम, मतलब सख्ती से फॉलो करता है। यानी कि उसे नहीं फ़र्क पड़ता कि कितना क्या टाइम हो रहा है, मगर उसको अपनी सूची के अनुसार पूरा काम करके ही वो उठेगा। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। वह व्यक्ति जो नियोजित कार्य सूची के अनुसार सख्ती से काम करता है, समय सीमा के से पहले कम समय में लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या होता है, जो लोग सख्ती से काम करते हैं, अपने काम को लेके बहुत कंसर्न होते हैं, तो उनको पता है कि मुझे इतने टाइम तक काम करना है। तो ऐसे में इस चीज़ की वजह से वो टाइम से पहले ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं। और प्रभावी समय से प्रबंधन न केवल व्यक्ति को दक्षता, उत्पादकता बढ़ाता है, यानी कि प्रभावी समय प्रबंधन व्यक्ति की न केवल दक्षता बढ़ाता है और उसकी उत्पादकता बढ़ाता है, बल्कि कम समय में लक्ष्यों को प्राप्त करने की भूमिका बढ़ाता है। यानी कि कम टाइम में ज़्यादा लक्ष्य प्राप्त करने की भूमिका बढ़ाता है। इस प्रकार समय प्रबंधन एक व्यक्ति को जीवन में नियोजित दृष्टिकोण इस प्रकार समय प्रबंधन एक व्यक्ति को जीवन में नियोजित दृष्टिकोण के माध्यम से प्रसन्नता व सफलता प्राप्त करने में मदद करता है।
तो इस प्रकार क्या होता है, समय प्रबंधन जो है एक व्यक्ति को, उसको मतलब एक, जब वो इंसान कोई सफलता पालेगा तो उसको एक प्रसन्नता होगी ऑब्वियसली, तो इसमें भी समय प्रबंधन उसकी मदद करता है। उसको जो उसका जीवन है नियोजित हो जाएगा, उसका दृष्टिकोण भी बहुत अच्छा हो जाएगा। उसको इसके माध्यम से, समय प्रबंधन के माध्यम से कोई पर्सन सफलता और प्रसन्नता और सफलता दोनों ही प्राप्त कर सकता है। तो नेक्स्ट है समय प्रबंधन की तकनीकें। यहाँ से हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी इसके आगे थोड़ा लंबा चैप्टर बचा है, और ऐसे अगर मैंने पूरा बना दिया एक ही वीडियो में तो काफ़ी लेंदी हो जाएगी वीडियो। और ठीक है, तो यहाँ पे आज हम इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड थोड़ी सी राइटिंग मैं मानती हूँ कि सुधारी जा सकती है, बट आप लोग एडजस्ट करना। और अगर मैंने कोशिश की है कि नॉइज़ ना आए, क्योंकि मैं फ़ैन वैन ऑफ़ करके बैठी हूँ, बट थोड़ी सी नॉइज़ होगी, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ थोड़ी सी नॉइज़ आती है, तो आप लोग इसमें भी एडजस्ट करना। एंड ये नोट्स हैं मेरे, आप लोग इसको पॉज़ करके वीडियो को नोट्स बना सकते हैं। एंड अगर आप लोग कमेंट्स करोगे तो मैं ये टेलीग्राम चैनल भी बना दूँगी, देन उस पर मैं टाइमली नोट्स सेंड कर दिया करूँगी, बट उसके लिए 1000 कमेंट्स होने चाहिए टेलीग्राम चैनल के लिए। ओके, देन आप लोग, नहीं भी होता तो आप लोग इसको पॉज़ करके मेरे नोट्स से अपने नोट्स बना सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। एंड नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलेगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।